नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता होगा कि पाक हिंदुस्तान जो एक कशीदगी थी उसकी वजह से एक अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। इकनॉमिकली भी मैं कहूँगा कि ये रीजन दबाव का शिकार हो गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम देख रहे हैं कि अमन की जानिब बातें जा रही हैं। अब अमन व सलामती जो है वही हमारा महवर भी है, हमारा मरकज़ भी है, और आगे हमने इसकी जानिब भी जाना है। और दोनों ममालिक के दरमियान भी जो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक एक जो कैफियत पैदा हो गई थी वो अब जो है काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुकी है। और इसके लिए मेरे ख्याल क्रेडिट वेस्टर्न पावर्स को जाता है, और मेरे ख्याल से इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया गया है कि अमेरिका ने बड़ा ही मस्बत किरदार अदा किया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी थी उसको कम करने में। और कभी कभार आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर एक रवैया तैयार हो जाता है और फिर हमने उसी पर ही लाइन पर चलना होता है, हमने हकीकत को तस्लीम नहीं करना होता। यहाँ पर हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स शायद वो किरदार अदा ना कर पाए, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर ज़रूर एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया रीजनल पीस के लिए और ग्लोबल पीस के लिए। अच्छा, ये सेइंग दिस अब हम आगे मूव करते हैं। बात यह है कि अब फिर मामलात इनवर्ड लुकिंग हो जाएंगे और हमें अपनी मईशत की जानिब देखना पड़ेगा। अब आ गया जनाब फाइनेंस बिल का मामला, और साथ साथ ये है कि अब काफ़ी रिलीफ दी जा रही है आवाम को, और आवाम को रिलीफ देना ज़रूरी भी है। बात यह कि फ़ाइनेंस की टीम जो है उसके ऊपर अब सवालात उठना शुरू हो गए, क्योंकि अगर काम उन्होंने वही करना था जो इसहाक डार साहब करते रहे या उनसे पहले जो वज़ीर ख़जाना रहे वो करते रहे, तो फिर इन्होंने ख़ास या नया क्या किया। तो अब ज़ाहिरी बात है महवर मरकज़ फिर तब्दील हो गया। नेशनल इकनॉमिक जो पॉलिसी दिखाई दे रही है वो अब ऐसी है कि अब फाइलर नॉन फाइलर के दरमियान जो एक तफरीक पैदा कर दी गई थी और बड़ा सफ़र करना पड़ा था नॉन फाइलर्स को, और उनको जो है वक्त बहुत कम दिया गया कि जनाब आप अपने आप को कवर कर सकें। अब मेरे ख्याल से हुकूमत ने अकल के नाखून लिए हैं और इस बात को बड़े गौर से समझा है, देखा है, और उनको भी रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पाबंदियाँ कंदगने लग गई थी नॉन फाइलर्स के ऊपर, अब हम वो देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उनमें कुछ रिलीफ रिलैक्सेशन मिल रही है। फाइलर्स को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ और रिलैक्सेशन मिलेगी। बिल्कुल अच्छा फैसला है, ये करना चाहिए, इसी तरह करना चाहिए। थोड़ा वक्त देना चाहिए आवाम को, आप पर भी ट्रस्ट पैदा हो। जब आपके ऊपर ट्रस्ट पैदा हो जाएगा लोग खुद देंगे टैक्स। आप इस बात को समझें, और फिर टैक्स की पॉलिसियाँ आपने ऐसी बनानी है कि ये पकड़ धकड़ वाली ना हो, बल्कि ये ऐसी पॉलिसियाँ हो जिसमें आवाम खुद सामने आकर कोशिश ये करे कि वो भी कौमी धारे का हिस्सा बने, कौमी टैक्स निज़ाम का हिस्सा बने। इसके लिए आपको बाबुओं की बात नहीं सुननी बल्कि अवाम की बात सुननी है, क्योंकि टैक्स अवाम ने देना है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है। एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक भी बात हो रही है कि नई एमनेस्टी स्कीम आने वाली है। अब नई एमनेस्टी स्कीम आती है तो मेरी गुजारिश है बहुत ज़्यादा हुकूमत से कि भाई अगर आप नई एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हो तो ये एमनेस्टी स्कीम फिर ऐसी होनी चाहिए जो हो वन टाइम, लेकिन हो ऐसी कि जिसके अंदर फिर पेनल्टी ना लगे। आप वन टाइम एमनेस्टी स्कीम दो जिसमें पेनल्टी ना हो, फिर लोग खुद आगे बढ़कर, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो खुद डॉक्यूमेंटेड सेक्टर बने, और फिर उन पर पेनल्टी कोई ना हो, लोग एक दफ़ा इसका हिस्सा बन जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई शरह फिक्स ना करें, इतने पैसे दें तो इतने आप ठीक हो जाएंगे, इतने पैसे देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जो बंदा डॉक्यूमेंट करना चाह रहा है उसको डॉक्यूमेंटेशन करने दें, और फिर उस पर कोई पेनल्टी ना लगाएं, कोई परसेंटेज ना लगाएं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, बहुत सारे जिनके ऊपर इनसे गुफ्तगू होगी। डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी साहब, आपको पता होगा कि हालिया जो मामलात हुए थे उसमें इनका बड़ा अहम किरदार रहा, जिसे मैं कहूँगा कि बैक डोर तो नहीं बिल्कुल फ्रंट डोर डिप्लोमेसी इन्होंने जाकर वहाँ की। लेकिन अब सवाल मेरा ये होगा डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी साहब कि अब मामलात पाकिस्तान में ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि माशी तौर पर पाकिस्तान मजबूत होगा तो आगे बेहतरी होगी। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जिनका मैंने आपसे डिस्कस करना है, लेकिन मुझे बताएं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर पाकिस्तान माशी तौर पर ज़्यादा मजबूत उभरा तो उसके क्या आउटकम्स निकलेंगे। जी डॉक्टर। शुक्रिया। देखिए, पहली तो ये कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती, और दूसरी जो आपने बात की कि वेस्ट ने बिल्कुल अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल रहा, मगर ऐसे भी नहीं है कि सऊदी और यूएई का रोल नहीं रहा। हमारे जो दोस्त ममालिक कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, हर मुल्क ने अपना एक रोल इख्तियार किया दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन ख़त्म करने के लिए। एक बहुत जो प्रॉम्प्ट और बहुत परफेक्ट रोल रहा वो, उसके अंदर कोई शक नहीं है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे रहा। अब आ जाएं कि मुआशी हालात के ऊपर। देखें, मुआशी हालात के लिए
मैं समझता हूँ हमारे ऊपर जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पॉलिसीज़ कभी भी पाकिस्तान पॉपुलर पॉलिसीज़ नहीं रही। जो भी प्राइवेट, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने टेन्यूअर की अच्छी चीज़ें, अच्छा जो है टेन्यूअर दिखाने के लिए वो देती गई पॉलिसी, मगर कभी भी उसने पब्लिक पॉपुलर फैसले ज़रूर किए होंगे मगर पाकिस्तान पॉपुलर फैसले नहीं किए। अगर आपके जेब में मैंने डॉक्टर रमेश साहब आपसे तफसीली गुफ्तगू करनी है और मैंने इस बारे में भी आपसे गुफ्तगू करनी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस्लाम के अलावा भी गैर मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की मईशत में भी, माशरे में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि कौम इस चीज़ का एहसास करे और मेरे ख्याल से इसका फयाज साहब से पूछा जा सकता है कि उन्हें अब एहसास पैदा हो गया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम थोड़ी माशी बात करेंगे। बात यह है कि फाइनेंस बिल से, हुकूमत से और करंट जो मैं कहूँगा पीटीआई के एक मैंडेट से लोगों की बड़ी तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं। पिछली हुकूमत ने कुछ गलत फ़ैसले किए और मेरा ऐसा ख्याल है कि उन गलत फ़ैसलों की वजह से शायद उनकी तायद भी करनी पड़ गई पीटीआई को। जब वो आई तो अपनी गवर्नमेंट के अंदर कुछ फाइलर नॉन फाइलर के दरमियान ऐसी तफरीक पैदा कर दी डॉक्टर रमेश कुमार साहब के मुल्क के अंदर थोड़ी स्ट्रेस और टेंशन पैदा हो गई। लेकिन अब ऐसे लगता है कि अपने इक़दामात की इस्लाह कर ली और अब थोड़े सही रास्ते पर आना शुरू हो गए हैं। आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं और कुछ पाबंदियाँ, कदगनें ऐसी लगा दी थी उनको अब ख़त्म कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। फाइलर के लिए भी रिलीफ है, नॉन फाइलर के लिए भी रिलीफ है। आपकी हुकूमत को अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और एमनेस्टी स्कीम को भी रिव्यू कर रहे हैं। उसका खैर मुझे पता नहीं कि एमनेस्टी स्कीम के पीछे क्या मुहरक़ात हैं, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे कि ये अब अवाम दोस्त पॉलिसियाँ जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या आपने अभी का टाइम क्यों चुना है, शुरू में ही कर लेते और आगे आने वाले दिनों के अंदर और बेहतरी लाने की कोशिश करें। देखिए, एक तो अच्छी चीज़ ये है कि फाइनेंस बिल का इस वक्त आना, उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री बजट आए आगे चल के या कोई ऑर्डिनेंस आए जी, और मैं समझता हूँ ये अच्छी रवायत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फाइलर नॉन फाइलर, देखिए लोग जहाज़ में भी जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं। आप इंटरनेशनली लोगों को देखें कि हर बंदा चाहे ज़ीरो टैक्स पेयर है मगर वो अपने आप को फाइलर में डालता ज़रूर है और ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मगर हमारे मुल्क के अंदर 7.5-8 लाख तक अभी तक टैक्स के 22 करोड़ अवाम में अगर 7.5-8 लाख अगर टैक्स पेयर हो तो ये मैं समझता हूँ नामुनासिब है। अब उसका सिस्टम क्या था, क्या उसके लिए हम करें? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप बिल्कुल सही कहते हैं कि लोग जो है वो टैक्स देते हैं, मगर वही शो कर दें भैया आपकी अगर इनकम नहीं है या क्या उसका इशू है तो वो भी फाइलर होना चाहिए और उसके लिए जो फाइलर हैं उनको कुछ बेनिफिट, कुछ अट्रैक्शन दी जाए। जैसे नहीं किसी दुकान के ऊपर जो है वो अट्रैक्शन दी जाती है कि भाई आपको 10% शेयर, ये मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ें हैं और ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तो चीज़ ये, और फाइलर के लिए जब बेनिफिट आते हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर के लिए एयरपोर्ट, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ें, इन चीज़ों को क्रिटिसाइज। दूसरा ये कि इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले कर रही है, पब्लिक पॉपुलर कम। हमारे जेब में अगर 1 लाख रुपए की अगर इनकम आती है तो हम सोचते हैं कि हम उसी 1 लाख के अंदर पूरा ही करें। इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है, आज की पोजीशन के अंदर हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़ीरो है। कैसे कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसकी जो कमी है वो रेमिटेंस जो हमारे पास आ रही है वो ओवरऑल बैलेंस हो जाती है। ये आपकी ख्वाहिश है? नहीं, ऐसा हो नहीं रहा। मैं लास्ट रात की बात बता रहा हूँ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट आ रहा है इस वक्त, वो जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस आती है उस फॉरेन रेमिटेंस में वो अमाउंट आज वो बराबर हो रहा है। तो इस वक्त हमें ट्रेड डेफिसिट में मतलब वो नहीं जा रहे हैं। इस वक्त हमारे लिए जो मसला है वो है रीपेमेंट्स का। आयल की जो रीपेमेंट्स हैं वो हमारी हैवी अमाउंट्स होते हैं, इंटरेस्ट है और कुछ पहले के पैसे लिए हुए हैं वो हमें वापस दोहराने हैं।
तीसरा है सर्कुलर डेट, वो भी हमारे लिए मसला है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब इसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। हमने लॉन्ग टर्म के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा अच्छे इकदाम किए हैं, और लॉन्ग टर्म के जो आपको नताइज हैं वो थोड़े टाइम के बाद नज़र आते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक शो में 3-4 महीने पहले कहा था कि जो डॉलर की जो ये हुई है प्राइस बढ़ी हुई है और पैसा जो डिप्रिशिएट हुआ है, उसका आपको अभी नहीं, वो आपको जनवरी के बाद नज़र आएगा, क्योंकि लोग जो बुकिंगें करते हैं, आर्डर देते हैं, 3 महीने कंसाइनमेंट में लग जाता है, तो आपको पता चलेगा कि एक्सपोर्ट कितनी हुई, उसके डॉक्यूमेंट्स रिलीव होते हैं। वो जनवरी से फरवरी बेहतर था, फरवरी से मार्च बेहतर होगा, और ये हमारी एक्सपोर्ट जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। और जितना डॉलर महंगा हुआ, इंपोर्ट हमारी उतनी जो है वो उन चीज़ों के ऊपर अल्टरनेट लोग ढूंढेंगे और उतनी कम होती जाएगी। चले भाई, अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। बात यह है कि आपकी फाइनेंस टीम, आपकी जो ओवरऑल जो भी कैबिनेट है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इमरान खान साहब वक्त के साथ साथ असेस करते रहते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि उनके कान तक भी ये बात पहुंच रही है कि परफॉर्मेंस उस सतह की नहीं है जिस सतह की वो चाह रहे हैं। ऐसा गर्दिश में है बात। जो भी बातें आपको बता रहा हूँ मैं बिल्कुल क्लियर कट। इसमें फाइनेंस टीम भी मैं कहूँगा कि पेश है, जिनकी कारकर्दगी जो है वो अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि जितने हरबे अपनाए गए हैं वो सारे हरबे वही हैं जो इसाक डार साहब ने किए थे। और मैं सर उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ नून पे तनकीद करें या पीपी पे तनकीद करें या खालिसतन पीटीआई पे तनकीद करें। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब उनसे कंपटीशन होगा तो मुसाबकत तो होगी। मैंने आपका क्वेश्चन लिया, और आपको पता है कि मैं एक एनालिस्ट भी हूँ, मैं लिखता रहता भी हूँ, मेरी दुनिया के ऊपर भी नज़र है, मगर पाकिस्तान के अंदर एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ कि किसी मिनिस्ट्री की जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी भी सर्टिफिकेशन के मुताबिक बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं जो परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रही हैं, मगर अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ फाइनेंस और कॉमर्स बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रही हैं। तीसरी है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक 10 सालों का गैप है, बहुत ज़्यादा पीछे रही है, मगर इस वक्त फॉरेन अफेयर्स भी जिस तरीके की डिप्लोमेसी दिखा रही है, मैं समझता हूँ वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से जा रही है। और ये 3 मिनिस्ट्रियाँ इस वक्त टॉप, हाँ हमारी प्लानिंग कमीशन मिनिस्टर तकड़ा है, मगर इस वक्त तक ग्रिप नहीं पैदा हुई है। ये मैं मानता हूँ उन चीज़ों के इश्यूज़ हैं, और खान साहब की ये नज़र में है। हेल्थ है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं वहाँ पे, पंजाब के भी हैं, फेडरल के भी हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर मैं मानता हूँ इश्यूज़ हैं। मगर अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे, कॉमर्स की बात करेंगे, फॉरेन की बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से चल रही हैं। और लोग भी जो है, क्योंकि फाइनेंस और कॉमर्स आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, असल में इंडस्ट्रीज के कुछ इश्यूज आपसे पता नहीं क्यों आज जिरा करने का जी नहीं चाह रहा। उसकी वजह यह है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, अब आप पे तनकीद करने को भी जी नहीं चाह रहा। मैं आपको सही बताऊं बात, क्योंकि आवाम का आपने मेरे ख्याल दोनों तरफ इतना दिल जीत लिया है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात अब हम कर रहे हैं जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब से। एक चीज़ जो मैंने आपसे और डिस्कस करनी सर, वो बात ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के ऊपर बड़ा शोर था। आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैव स्टूड बाय दिस फैक्ट। आई बिलीव एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स शुड नॉट बी अप्लाइड। ये बुरा ना मानिएगा, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बुरा मान जाते हैं। मैं तो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि एग्रीकल्चरल टैक्स जो है वो अनइम्प्लीमेंटेबल है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना किया जाए। आपकी क्या राय है? 2 चीज़ें हैं जो फ़ौरन होनी चाहिए अगर इस मुल्क को सही तरीके से अपने पाँव पे खड़ा होना है। एक तो प्रॉपर्टी टैक्स मींस प्रॉपर्टी ये कि अगर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 20 करोड़ में ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप एमनेस्टी निकालें और लोगों के पैसे वाइट करें एक टाइम के लिए, और एमनेस्टी स्कीम उधर आए। एक तो आपको मैं समझता हूँ वो इकदाम लेना चाहिए, टैक्स भी आपका कवर होगा, पैसे भी लोगों के वाइट होंगे, और लोग जो है वो सही, हाँ थोड़ी सी तो वन टाइम करें और नॉन पेनल्टी करें ना, पेनल्टी किस बात की लगाएं? और प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन वन टाइम करें, पेनल्टी नहीं लगाएं। एग्रीकल्चर वो फार्मूला बन जाता है, वो कोई पेनल्टी को हम माफ ही कर सकते हैं, मगर वो
कम से कम ऐसे चांस देने चाहिए कि भाई अब ये करना आप है। डॉक्यूमेंट कर लें, पेनल्टी ना लगाएं। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि माजी की गलतियों को जो है भुला के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बस ये। और उसके ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए जैसे लास्ट जो एमनेस्टी स्कीम आई, भाई आपने कैसे बाहर भेजे पैसे हम नहीं पूछते, मगर अब कम से कम आप इसको इस तरीके। दूसरा एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर आपको पता है इस एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर भी कितनी ज़्यादा करप्शन होती है। और आप कोई भी इनकम हो, अगर एक तनख्वाहदार 1 लाख रुपए कमाता है उसको हम टैक्स नेट में लेके आते हैं, तो एग्रीकल्चर लिस्ट जो है जो इतना बड़ा होता है, कम से कम एकड़ वाइज हो, कैनाल वाइज हो, कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ उसको भी टैक्स नेट में आना चाहिए। और ये मुश्किल फैसले हैं और ये पब्लिक पॉपुलर फैसले नहीं है, ये पाकिस्तान पॉपुलर फैसले। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वक्त जो हुकूमत है वो फैसले वो कर रही है जो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले हैं, जो पाकिस्तान को पांव पे खड़ा इससे करना इलेक्शन नहीं चाहिए। जीता जा सकता ना। ये आप जो ये- फैसले ले लेंगे उसके बाद ये मैं अच्छा, आपको बात कर दूं अब कि आपको मैं कलेक्टिव बताऊं, बात है, फिर अब आप आपको मैं इलेक्शन बताऊं। भी आपने भी जीत रहे हैं। अच्छा। वो जीतने के लिए जंग करने के लिए शुरू हुआ है और आप जीतने के लिए जो है वो कड़वी गोलियां खिलाए जा रहे हैं। आप अगर ये चीजें अगर आप आखिरी 2 साल में करेंगे तो इलेक्शन हारेंगे, मगर ये आप शुरू के 1-2 सालों में आप करेंगे तो आपकी पब्लिक पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी, मगर 2 साल के बाद जब आपका मुल्क का चरखा ऐसे चलेगा तो आप मीडिया भी, एनालिस्ट भी, न्यूट्रल लोग भी वो कहेंगे कि वो 2 साल, वो हमारे पास सिंधी में कहते हैं कि दुख के पीछे सुख। तो ये जो हमने तकलीफ सही, आज मुल्क हमारा जिस लेवल पे जा रहा है ये उन 2 साल की कठिन मेहनत और कठिन फैसलों की वजह से है। और जो आखिरी फिर 3 साल जो गुजरेंगे वो ऑटोमेटिक पार्टी की हाइप क्रिएट करेंगे कि अगर इसने मुश्किल फैसले किए, अपने जेब के लिए नहीं किए, अपने आराम के लिए नहीं किए, इन्होंने पाकिस्तान के लिए किए और उन्होंने महसूस किया लीडरशिप ने कि ये फैसले मेरी पॉपुलैरिटी में कमी में करा रहे हैं, मगर इन फैसलों के ऊपर मुझे जाना है। तो मैं समझता हूं कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे आज लेना चाहिए। जैसे फैजल हसन चौहान का मैटर था, इतनी बड़ी उसने बात की, मैंने कहा इसकी रेजिग्नेशन आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल इसकी रेजिग्नेशन आएगी, आज ही आएगी शाम को, और वो उसने दिलवाई, एक मैसेज दिया नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अब ये नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा कि कोई मजहब का बंदा किसी और मजहब की तौहीन करे, ये मैं इजाज़त नहीं दूंगा। और मैसेज तो राइट डिसीजन है राइट टाइम पे जब करते हैं तो उसको पजीराई मिलती है। पायलट हमें कल छोड़ना था या परसों छोड़ना था, अगर छोड़ा गया तो आज इंटरनेशनली हमारे पीस मैसेज को सराहा गया। अच्छा, ये बड़ी आम बात आपने की है, एंड लेट मी जस्ट रीइटरेट दिस। आई एम श्योर पीपल इन द नेबरिंग कंट्री विल आल्सो बी लिसनिंग टू दिस। बात यह हमारा कोई छोटा सा फैसला भी होता है उसके लिए हम कितने परेशान होते हैं। लेकिन आप देखें इमरान खान साहब ने ये बड़ा, मैं तमाम सियासी लीडरों का एहतराम करता हूँ, लेकिन ये एक बड़ा बहादुरी का फैसला था ये जो अभिनंदन को छोड़ा, क्योंकि पब्लिक में इतना पॉपुलर नहीं था। मैं कहता हूँ छोटे छोटे फैसले लेना मुश्किल होते हैं। आई थिंक ही इज़ अ ब्रेव मैन कि उन्होंने इतना मुश्किल फैसला लिया। इसके आउटकम्स क्या आएंगे वील हैव टू लुक इन द फ्यूचर। हाउएवर ये बात ज़रूर है कि फ़ैसला लेना बड़ा मुश्किल काम है। सही या गलत वो एक अलहदा चीज़ होती है, लेकिन फ़ैसला लेना एक मुश्किल चीज़ होती है। आई थिंक ही इज़ केपेबल ऑफ लीडरशिप वही है जो सही टाइम पे ऐसे फैसले ले जो गैर मामूली फैसले। नहीं, तनकीद हमने आप लोगों की हुकूमत पे बहुत की है, लेकिन मेन एम ये है कि जहाँ पर अच्छा काम करेंगे वहाँ तारीफ़ भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जाते जाते क्योंकि हमारा वक्त मुख्तसर है, मैं एक और चीज़ के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। बात यह पाकिस्तान के अंदर अर्बन रूरल डिवाइड मौजूद है। पूरे पाकिस्तान की बात करूँ, रूरल जो हमारी पॉपुलेशंस है ना, थोड़ा सा हमने उन्हें निगलेक्ट किया है। बात यह है कि अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की तो मैंने बात कर ली सर, वो तो आप भी कह रहे हैं कि लगाओ। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए क्या काम हो रहा है, आप खुद जानते हैं सीड डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। हमारे मुल्क के अंदर लैंड को दोबारा से किस तरह से यूटिलाइज किया जाए उसके ऊपर कोई खास एम्फोसिस नहीं है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का आप बताएं मुझे। मैं कहता हूं कि जितना एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना जरूरी है ना, उतना एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, हमारी जो लैंड पड़ी हुई है उसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करना, बेहतर अंदाज में कि क्या करना होना चाहिए। रिसर्च सेंटर खोलना, ये हमारे ये पता नहीं क्या कालाशाह एक जहाँ पे टंडो जाम वाले, ये सारे यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए बैठी हुई है, मगर वो रिसर्च नहीं होती है।
कालाकू के जी जी, वो ऊपर भी है फैसला बाद में खैर फैसला काम भी है। हो रहा है। तो वो उस सपोर्ट, जितनी इनकम हो ना उसे डबल आप करें। मैं कभी कभार देखता हूँ, आप अभी जब इंडिया गया तो मैंने उनको पूछा कि इस वक्त ऐसे मेडिसिन के से बात हुई। उसने कहा कि इंडिया की आजकल मेडिसिन मार्केट चाइना से आगे निकल गई, ठीक है ना। चाइना, एक कोरिया आगे बढ़ा, फिर चाइना आगे बढ़ा, फिर आज कोरिया के अंदर देखें टेक्नोलॉजी। तो हमें अपने मुल्क के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सही टाइम पे यूज देखिए, करना 80s में चाहिए। ये हम बात हो रही हमेशा थी। ये करते हैं कोल, हम आज थर कोल करें। अब जब दुनिया के अंदर वो कोल के प्रोजेक्ट खत्म हो रहे हैं, हम कोल के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी भी जा रहे हैं, हमें जरूरत है उसकी। मगर शुक्र है पहले शख्स हैं जिन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया कि इंटरनेशनली कोल से शिफ्ट हो रहा है और हम कोल Shift पे हो रहा है। एम्फसाइज कर रहे हैं। और हम जब भी ऐसी चीज करते हैं, जब ये समर मुबारक का जो ये यूसीजी वाला प्रोजेक्ट बना, वहाँ पे इनोग्रेशन हुई, सही मुराद अली शाह गया, राजा परवेज अशरफ गया, अब कहते हैं कि वो फिजिबल नहीं है। भाई आपने 4 अरब रुपए वहाँ पे खर्चा कर लिए, कहाँ क्यों खर्चे किए अगर फिजिबल नहीं था तो ये चीज़ें हैं। आप एक काम करने से पहले बड़े कह कर गए, आप 10 मरतबा सोचो, मगर काम करने के बाद आप इतने इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि आपको कोई नहीं कह सके, आपको हरा नहीं सके, आप उसको बिल्कुल दलील के साथ मुतमिन करो, ये मैंने काम किया है, इसका 10 साल के बाद भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये लीडरशिप के अंदर जब कॉन्फिडेंट मौजूद होगा और इतने जो है वो परफेक्ट तरीके से परफॉर्मेंस होगी, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को कोई पीछे नहीं कर सकता। अच्छा, पाकिस्तान एक दुआओं रहमतों के साथ है, मगर हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। जब तक हम पाक साफ नहीं होंगे तो हमारे लिए वो रहमतें भी काम नहीं आएंगी। तो अच्छा, पहले हमें अपने आप को पाक साफ करेंगे, तब हमारी तरफ रहमत जाएगी। अच्छा, लेट मी आस्क यू अ रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब इशू ये है कि सूबा सिंध के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुल्क के दीगर इलाकों से देख रहे होंगे उनका तो हम मेंशन करते रहते हैं। वहाँ से हम देखते हैं वज़ीर भी आए, मुशीर भी आए, वज़ीर आला भी आए, वज़ीर आज़म भी आए, सेनेट के चेयरमैन भी आए। अनफॉर्चुनेटली उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस वक्त माशी तौर पर इतनी पसमानदगी, बेरोज़गारी है कि आपकी सोच है। मैं कहता हूँ जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है जैकोबाद, तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो चेयरमैन सेनेट भी वहाँ से आया। मैं तो वज़ीर आज़म जमाली साहब को भी कहता हूँ कि वो भी जैकोबाद से हैं, क्योंकि वो रिहाइश तो उनकी वहाँ पर भी है। तो बात ये है कि और बहुत सारे वज़ीर मुशीर, तरक्की क्यों नहीं होती इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर? शहर में तो ये लोग अहम ओहदों पर फायज भी हो जाते हैं, वफाक में भी अहम ओहदों पर फायज हो जाते हैं, वज़ीर मुशीर भी बन जाते हैं, तरक्की क्यों नहीं होती? अली, 2002 से मैं इसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी हूँ और मैं मुख्तलिफ हालात देखता हूँ। एक तो जो हमारे पास जो भी MNAs लीडरान वगैरह आते हैं, MNA MPA बनने के बाद वो ऐसे समझ लें कि हमें अपने इलाके में जाना ही नहीं है, अब हमें डंडे से ऊपर सियासत करनी है। और एक सियासत जो इबादत होती है, सियासत जो खिदमत होती है, जिसके अंदर लोगों का एहसास होता है, वो उनको एहसास नहीं होता है कि मेरी कम्युनिटी किस मुश्किल से गुजर रही है। एक तो ये इन चीज़ों की कमी है। जब ये चीज़ें होती हैं तो मैं समझता हूँ उनको उनके रिड्रेसल की तरफ सोचा ही नहीं जाता। जी, ये बदकिस्मती है कि आज भी बड़े शहर जी के ऊपर फिर भी पंजाब में तवज्जो दिया गया कि भाई हाँ लाहौर को बना लें, हाँ भाई पेशावर को बना लें, मगर यहाँ तो कराची जैसे इंटरनेशनल सिटी को भी नहीं बनाया गया, इंटीरियर सिंध तो दूर रही बात। तो ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है। मैं दुआ करता हूँ कि काश ये हमारी जो हुकूमत है ये कम से कम जो किए हुए वायदे हैं और उन वायदों को पूरा करने के लिए विल तो मौजूद है खान साहब की, मगर आज VN में थोड़ी कमी है। उसकी वजह टीम है और बेहतर टीम के साथ हम आगे बढ़ें। देखो दिल की बात आ गई जुबान पे। और बेहतर टीम के साथ हम आगे करें और जो किए हुए वायदे हैं कि भाई हम एक एक लोग, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, बाहर पढ़ना चाहता है तो उसको स्कॉलरशिप उसके दरवाजे के ऊपर मिले, ऐसा परफेक्ट सिस्टम हो। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इस गवर्नमेंट के अंदर करप्शन नहीं है, मगर इस गवर्नमेंट के अंदर नेग्लिजेंसी ज़रूर है, इनकम्पिटेंसी ज़रूर है। और इनकम्पिटेंसी और नेग्लिजेंसी दूर हो सकती है, मगर जहाँ पे करप्शन की आदत होती है तो वहाँ पे जो है ना वो
ये दोनों चीज़ें फिर माना ही नहीं रखती। तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब, वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग ओवर टू द शो टुडे। हमने बहुत सारे मौजूआत पर गुफ्तगू करनी थी और यकीन करें बहुत सारे मौजूआत और भी हैं जिनके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा, खुसूस मैं चाह रहा था कि ज़राअत के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू ज़्यादा होती, हमारे यहाँ आपाशी के ऊपर गुफ्तगू ज़्यादा होती, लेकिन मेरे पास चूँकि वक्त मुख्तसर होता है, आगे आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर इस पर बात करेंगे। वी विल वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।